हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2016 के 5वें पेपर सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन को। ये आपका 50 अंक का टोटल पेपर रहता है और यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है इस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2016 की अभी ये सीरीज़ आपके लिए लगातार चल रही है, जिसमें आपका ये थर्ड सेमेस्टर यूपी डीएलएड का और ये आपका 5वां पेपर है सामाजिक अध्ययन का। इससे पहले के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, फर्स्ट और सेकंड पेपर हो गया, ये सारे पेपर आपको ऑलरेडी सॉल्व करा देंगे इसी चैनल पर। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। 50 अंक का जो पेपर होता है इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बाबर के द्वारा लिखित एक क्या चीज़ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जो बाबरनामा है वो बाबर के द्वारा लिखा गया है और ये है क्या महाकाव्य है। ऑप्शन भी आपका कविताओं का संकलन है या फिर आत्मकथा या फिर एक धार्मिक पुस्तक है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। बाबरनामा जो है वो बाबर ने स्वयं लिखी है, ठीक है, और जो खुद से लिखा जाता है वो आपका आत्मकथा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाबरनामा क्या है, एक आत्मकथा है जो कि बाबर के द्वारा रचित है। यहाँ पर बताया भी गया कि बाबरनामा बाबर के द्वारा चगताई तुर्क भाषा में लिखी बाबर की एक आत्मकथा है, जिसे तुजू के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश में केवल 2 शासक बाबर और जहांगीर ही थे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 2, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि। कन्नौज का जो युद्ध था वो यहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं हार गया यानी कि हुमायूं पराजित हुआ। इसके पीछे रीज़न क्या था, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, क्या इस वजह से हुमायूं हार गया, या फिर ऑप्शन बी आपका हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, ऑप्शन सी आपका हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या फिर ऑप्शन डी आपका बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना जो है वो व्यर्थ सिद्ध हुए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से जो हुमायूं था वो पराजित हो गया था, क्योंकि बरसात हो जाने के कारण युद्ध के दौरान हुमायूं की सेना के द्वारा प्रयोग किए जा रहे जो तोपखाने थे वो व्यर्थ सिद्ध हुए थे। किस कारण, बरसात हो जाने के कारण। इसके बाद बताया गया कि शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो सन 1486 में सासाराम वर्तमान बिहार में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। ये जो शब्द हैं वो शेरशाह ने कहे थे, ठीक है। आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कब कहे थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका हुमायूं से चौसा के युद्ध के बाद, या फिर मालदेव से युद्ध करने के बाद, या फिर रायसिंह की विजय के बाद, या फिर कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मालदेव से युद्ध करने के बाद। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का जो साम्राज्य था वो लगभग खो दिया था। यहाँ पर बताया भी गया है दिल्ली के करीब आने के बाद मालदेव और शेरशाह के मध्य 4 जनवरी 1544 ईस्वी को राजस्थान के पाली के जैतारण में युद्ध हो गया। इस युद्ध के दौरान मालदेव के पराक्रम से शेरशाह अपने हार के बेहद करीब आ गया था, लेकिन रात अधिक होने की वजह से मालदेव वापस चला गया। जिसके बाद शेरशाह ने कहा कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें पूछा गया है कि इबादत खाने का जो निर्माण था वो किसने कराया था। ऑप्शन ए आपका अकबर, ऑप्शन बी आपका औरंगजेब, तीसरा आपका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आपका फिरोज तुगलक। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने इबादत खाने का जो निर्माण था वो कराया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले आंसर देख सकते होंगे। जो क्वेश्चन अभी आपका था इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इबादत खाना, जिसे हिंदी में पूजा भवन कहते हैं। 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया था, ठीक है। ये एक सभा भवन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा जा रहा है कि जो मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था वो कब हुआ था। क्या संभाजी के शासनकाल में हुआ था, या शिवाजी के शासनकाल में, या साहू जी के शासनकाल में, या फिर शाहजी के शासनकाल में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल में मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था, ठीक है। यहाँ बताया भी गया कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ। उन्होंने चौथ एवं सरदेशमुखी नामक 2 करों का संग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त कर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो लागू कर दी थी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। विलय नीति का जो संबंध है वो किससे है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन ए आपका नाना साहब ने, ऑप्शन बी आपका डलहौजी ने,
या फिर सी आपका टीपू सुल्तान से, या फिर ऑप्शन डी आपका हैदर अली से। तो जो विलय नीति है इसे स्टार्ट किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलय नीति जिसे व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसका जो प्रयोग था वो 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस नीति के तहत उसने सतारा मध्य प्रदेश 1848 में और उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 को कंपनी में मिला लिया था। किसके के तहत? व्यापगत नीति, जिसे यहाँ पर एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, विलय नीति के नाम से। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद ऑप्शन सी आपका प्रश्न संख्या 7 है, संसद से तात्पर्य, ठीक है, यानी कि संसद किस तरह से बनती है ये आपको बताना है। क्या लोकसभा को संसद कहते हैं, राज्यसभा को, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को, या फिर ऑप्शन डी आपका लोकसभा तथा राज्यसभा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है भारत का जो प्रथम नागरिक होता है उसे वो राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। और संसद में तीनों ही आएंगे, लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और आपका राष्ट्रपति भी आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद जो है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, ये आपको ध्यान रखना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, जिसे राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद, और जिसे लोकसभा यानी कि लोगों का सदन कहते हैं, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना। क्या ये भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन बी आपका विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति यानी कि पदच्युति करना। क्या ये भारत के राष्ट्रपति का अधिकार है या नहीं, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी आपका संसद को भंग करना और नए चुनाव के लिए आदेश करना। क्या ये राष्ट्रपति का अधिकार है या नहीं, आपको बताना है। ऑप्शन डी आपका लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति करना। तो इस यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास से नहीं है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों अधिकार हैं, संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, संसद को भंग करना, ये तीनों जो हैं वो राष्ट्रपति के अधिकार हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति करना, इसके आपको पता ही होगा, यहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के द्वारा ही लोकसभा के सदस्यों की जो है वो नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या है आपका 9। उससे पहले प्रश्न संख्या 8 का जो आंसर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति पदच्युति करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात है नहीं है। बाकी तीनों काम जो है यानी कि जो तीनों अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का प्रथम नागरिक, जो कि अभी मैंने कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को भारत के प्रमुख नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्दियों में यानी कि ठंड के दिनों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है कितने घंटे के लिए, यहाँ पर आपको बताना है कि 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए या फिर 48 घंटे के लिए। तो अंटार्कटिका में सर्दियों के समय में क्या होता है, यहाँ पर 24 घंटे तक जो है वो अंधेरा रहता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 11, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। जो अबीर गुलाल होता है उसमें जो रंगीन पदार्थ होता है हल्का हल्का उड़ता हुआ, उसे आप क्या बोलते हैं? क्या वो गेरू होता है या फिर चांदी होती है या फिर अभ्रक होता है या फिर बर्फ़ होता है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो हल्का रंगीन पदार्थ होता है उसे आप अभ्रक बोलते हैं। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन जो पदार्थ होता है वो अभ्रक होता है। गुलाल जो है वो सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रासायनिक गुलाल, जिसे लेड ऑक्साइड, मरकरी सल्फेट, सिलिका से बनाया जाता है। दूसरा होता है आपका जैविक गुलाल, जिसे चुकंदर, हल्दी, बेल, अनार आदि से तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि कर्नाटक के कैगा में क्या स्थित है, ये आपको बताना है। क्या विद्युत उत्पादक केंद्र स्थित है, या फिर परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है, या फिर रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र स्थित है, या फिर एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र स्थित है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। ठीक है, कर्नाटक के कैगा में क्या स्थित है, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। बी ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर एक बार आप यहाँ पर देख लेंगे। कर्नाटक के कैगा में स्थित ऊर्जा स्टेशन एक की परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है और ये मार्च 2020 से संचालित हो रहा है और ये भारत का परमाणु ऊर्जा का 5वां सबसे बड़ा स्टेशन है।
ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में डाक प्रणाली जो थी वो स्टार्ट हुई थी, कब से हुई थी? सन 1766 से, सन 1866 से, या फिर सन 1869 में, या फिर सन 1957 में। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1766। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर जो है आप देख लेंगे, और इसका जो आंसर है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया है भारत में पहला जो डाकघर था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1764 में बॉम्बे यानी कि मुंबई में स्थापित किया गया था, जबकि नियमित डाक प्रणाली की जो स्थापना है वो रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1766 ईस्वी में की थी। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट में आपने देखा होगा जब भी कोई वेबसाइट होती है तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो www 3 W होते हैं स्टार्टिंग में लगे हुए, ठीक है, इससे होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो www की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है आपका वाइड वेब विंडोज़, सेकंड ऑप्शन आपका वेल, या ऑप्शन सी आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी आपका वर्ल्ड विद वाइड। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका www की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप और देख लेंगे। यहाँ बताया गया है ये एक सूचना प्रणाली है। वर्ल्ड वाइड क्या है? एक सूचना प्रणाली है, और ये हाइपर टेक्स्ट के द्वारा इंटरलिंक किया जाता है। अंग्रेजी वैज्ञानिक सर टिमोथी वर्नर्स ली ने सन 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का जो था वो आविष्कार किया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे? कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। www का जो आविष्कार था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है 1989 में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15, रैंच किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका पशुओं के बाड़े को, या फिर मनुष्य के घर को, या फिर जंगलों के पुंज को, या फिर पर्वतों की श्रेणी को। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, रैंच किसे कहते हैं? पशुओं का जो बाड़ा होता है उससे आप रैंच बोलते हैं। यहाँ बताया गया है कि रैंच एक बड़े खेत के आकार या ऐसा क्षेत्र जिसका उपयोग जानवरों विशेषकर मवेशियों, घोड़ों या भेड़ों को पालने के लिए किया जाता है। जानवरों को इस प्रकार पालने की व्यवस्था को रैंचिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 जो कि अभी यहाँ से आपके 13% स्टार्ट हो चुके हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश की जो नींव है वो किस शासक के द्वारा डाली गई थी? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो मुगल वंश की स्थापना या जो इसकी नींव है वो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और तुर्क शासन बाबर के मध्य हुआ एक युद्ध था, जिसमें बाबर जो था वो विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी जो था वो यहाँ पर मारा गया था। और भारतीय महाद्वीप पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली किसने? बाबर ने। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर ने यहाँ पर नींव डाली मुगल वंश की। इसके बाद इस दौरान उसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन भी किया था। तो इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है प्रश्न संख्या 17, इसका राइट आंसर क्या होगा? चौसा का जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का जो युद्ध था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। आप इतना लिख सकते हैं, इसमें आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा, जिसमें आपको आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगी, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। ठीक है, इस विजय के बाद शेरशाह सूरी ने स्वयं को फरीद अल-दीन शेरशाह के ताज से नवाजा। शेरशाह ने 1540 के कन्नौज युद्ध में भी हुमायूं को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो अगर आप इतना बता देंगे कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था, तभी आपको आसानी से एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये भी बताया गया यहाँ कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में सूरी साम्राज्य का संस्थापक था, और उसने 1538 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक मध्य 7 वर्षों तक शासन किया। उसका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है, और प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया कि अकबर के कार्यकाल में आमिल जो था उसका क्या कार्य करता? आमिल किसे बोलते थे, यानी कि जो आमिल था वो क्या कार्य करता था अकबर के कार्यकाल में? तो अकबर के कार्यकाल में परगना स्तर पर राजस्व निर्धारित करने का जो कार्य करने वाले को आमिल कहा जाता था। इसे मुर्शिक भी कहा जाता था। उत्तर भारत में जनसाधारण में इन्हें करोड़ी नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। मुगल काल में अभी आपको बताया गया था, यहाँ पर जहांगीर और बाबर इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की आत्मकथा के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद जहांगीर की जो आत्मकथा है इसके बारे में अब आपको यहाँ बताया है। जहांगीर ने तुजू के जहांगीर नाम से फारसी भाषा में लिखी। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया।
यहाँ इसने अपनी जो आत्मकथा थी इसका नाम था तुजू के जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था, तुजू के जहांगीर, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। और आत्मकथा साहित्य का एक अनूठा नमूना जो लेखक के अवलोकन और अभिव्यक्ति की शक्ति को दर्शाता है। जहांगीर चित्रकारी कला का बहुत ज़्यादा शौकीन था। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है, दीवाने खास और दीवाने आम। यह है दीवाने आम। दीवाने आम किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा दीवाने खास जो है वो 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा आगरा किले में संगमरमर के पत्थर से बनवाई गई एक आयताकार इमारत थी। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांटकर अलग अलग आपको लिखना है। जो धात्विक पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए हुए हैं जिसकी लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। इसमें आपको बताना धात्विक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो अधात्वर्तनीय, तन्य और वैद्युत सुचालक प्रकृति के होते हैं, यानी कि जिसमें ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि अधातु क्या होता है, क्षणभंगुर, विद्युत की कुचालक प्रकृति की होती है, यानी कि इसमें जो ऊर्जा है वो प्रवाह नहीं होता है ऊर्जा का। इसमें आपका लोहा हो गया, गंधक हो गया, अभ्रक हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, कोयला, लोहा, तांबा, सोना धात्विक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। लोहा हो गया यहाँ पर आपका, ये जो पदार्थ यहाँ पर बताए गए हैं प्रश्न में, यहाँ तक ये जो पदार्थ बताए गए हैं, ये पदार्थ, ये सारे प्रश्न पदार्थ में ये जो सारे पदार्थ ही प्रश्न में बताए गए हैं। इनमें से क्या होगा, आपका लोहा हो गया, तांबा और सोना, ये सारे के सारे धात्विक पदार्थ हैं, पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। जबकि आपका गंधक हो गया, अभ्रक हो गया और कोयला हो गया, ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं ये आपके अधात्विक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना जो है वो किस स्थान पर पाया जाता है? इंडिया में सबसे अधिक जो सोना है यानी कि जो गोल्ड है वो किस जगह पर पाया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार, येवुट्टी और ऊटी खान में सबसे ज़्यादा लगभग 1.6 टन सोने का जो उत्पादन है वो प्रतिवर्ष होता है। यहाँ पर आप इतना अगर आंसर लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तभी आपको एक नंबर जो आसानी से मिल जाएगा। जिनमें कोलार गोल्ड माइंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक सोना पाया जाता है तो आप इतना बता सकते हैं कि कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक जो सोना है इसका उत्पादन होता है। जबकि वैश्विक स्तर पर यदि वर्ल्ड की आप बात करें पूरी दुनिया की, तो वैश्विक स्तर पर सोने का जो सबसे बड़ा भंडार है वो अमेरिका के पास है, यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है, बॉक्साइट एक उपयोग बताइए। बॉक्साइट जो होता है उसका एक उपयोग यहाँ पर आपको बताना है। बॉक्साइट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड है। ऑक्साइड किसका अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। यहाँ पर आपसे केवल एक उपयोग पूछा गया तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। अगर आपसे दो पूछे हैं दो उपयोग भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, बोतलबंदी उद्योग में, इसके अलावा भवन निर्माण में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, रसोई घर के जो बर्तन है उसके निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए भी ऑक्साइड का जो उपयोग है वो किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 25। इसमें आपसे पूछा जा रहा है अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो 3 अगस्त 1954 को की गई थी। ये राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन होता है। इसे 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में विलय कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो ठंडे क्षेत्रों में पशु जानवर पाए जाते हैं उनके कोई 2 नाम यहाँ पर आपको बताना। तो शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, वाइसन, एंटीलोप और जंगली घोड़े इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया कि शीतोष्ण प्रदेशों में निम्नलिखित घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे पंपास हो गया, प्रेरी हो गया, वेल्ड हो गया, स्टेपी हो गया एंड डाउन्स हो गई। सारे के सारे शीतोष्ण प्रदेशों में जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है, अंटार्कटिका की जो खोज है उसमें गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? अंटार्कटिका की खोज के लिए जो भारतीय दल गया था उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो अंटार्कटिका की खोज में पहला भारतीय अभियान दल 9 जनवरी 1982 को ही पहुंचा था। इस अभियान की शुरुआत 1981 ईस्वी में हुई थी। इस टीम में कुल 21 सदस्य थे। आपको बस इतना बताना है, इस टीम में कुल 21 सदस्य थे जिनका नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम ने किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है, संवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के यहाँ पर आपको नाम बता रहे हैं। संवर्ती सूची का मतलब आपको बताइए ऐसी सूची जिसके अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर संवर्ती सूची में रखते हैं। संवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है,
और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ आपकी जो केंद्र सरकार होती है वो भी कानून बना सकती है, जिसके आपका शिक्षा हो गया, ठीक है, ये एक समवर्ती सूची का विषय। तो यहाँ पर 4 जो सब्जेक्ट अब यहाँ पर बताना है, तो एक तो आपको शिक्षा ही हो जाता है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में 52 विषय हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं, जैसे सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, ठीक है, इसके अलावा श्रम, कल्याण, बिजली, शिक्षा, जो कि अभी मैंने आपको बताया एजुकेशन, ये सारे के सारे सब्जेक्ट। इसके अलावा वन हो गया, नापतौल हो गया, वन्य जीव एवं पक्षियों को संरक्षण इत्यादि, न्याय प्रशासन आदि, ये सारे के सारे जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के तहत संघ के रक्षा बलों की जो सर्वोच्च कमान है वो राष्ट्रपति में नियत होगी और इसे कानून के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वर्तमान जो राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान है वो कौन होता है, तो आप लिख सकते हैं भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत सदस्य सभी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर आपको बताना है, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया और ग्राम पंचायत, इन सभी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रोटेम स्पीकर करता है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आपको बहुत जल्दी सॉल्व कराए जाएंगे, अभी आप इतना जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके 2016 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाते हैं, इसके बाद आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी जो है वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत